दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 24 मई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे UNRWA के चीफ का बयान, इसराइल अमेरिका का गजा एड प्लान बन सकता है एक और नकबा। इसराइली स्ट्राइक में गजा के 6 एड गार्ड्स की मौत, लुटेरों से राशन बचाने वाले गार्ड्स को IDF ने आखिर क्यों बनाया निशाना। गजा की बेकरीज के बाहर रोटी के लिए लगी लंबी लंबी कतारें, थोड़ा सा आटा और हजारों भूखे लोग, ज्यादातर लौटे खाली हाथ। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कांग्रेसमैन रैंडी फाइन का जहरीला बयान, गजा पर की हिरोशिमा जैसे न्यूक्लियर बम को गिराने की वकालत। सीरिया से लेकर जर्मनी तक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के खिलाफ एक्शन की खबर। आखिर ये चौतरफा एक्शन क्यों? और ईरान अमेरिका के बीच जुमे को हुई मीटिंग के बाद बोले अरागची, कहा अमेरिका को ईरान का मौकिफ अब बेहतर ढंग से समझ आ गया है। सवाल खैर, इसराइल और अमेरिका का मिलकर बनाया गया नया एड प्लान जो गजा के लिए है, वो एक और नकबा बन सकता है। ये वार्निंग दी है UN की एजेंसी UNRWA के चीफ फिलिप्पे लाज़ारानी ने। ये वही एजेंसी है UNRWA जो गजा में तमाम काम करती है। लाज़ारानी ने कहा कि नेतन्याहू का गजा को पूरी तरह से कंट्रोल करने का प्लान और जो नया एड सिस्टम बनाया जा रहा है, उसका मकसद UN की मदद को हटाकर अपना निज़ाम थोपना है। उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो एक मैन मेड भूख है, वो कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। वो इंसान की तरफ से पैदा किया हुआ स्टार्वेशन और भूख है जो जानबूझकर पैदा की गई है, एक मकसद के लिए पैदा की गई है। लाज़ारानी ने कहा कि हर शख्स गजा में भूखा है। जो एड आ रही है वो समंदर में एक कतरे के बराबर है। उन्होंने इस बात पर भी तनकीद की कि इसराइल सिर्फ कुछ ट्रक्स भेजकर एड का ड्रामा कर रहा है, जबकि असली ज़रूरत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। दोस्तों, इसराइल ने 11 हफ्ते पहले गजा की सीज फिर से शुरू की थी, उसकी घेराबंदी, कोई चीज़ अंदर नहीं जा रही थी। इसके बाद 21 लाख फ़लस्तीनी भूख, दवा और फ्यूल की कमी का सामना कर रहे हैं। लाज़ारानी ने खुली वार्निंग दी है, अगर ये प्लान चला अमेरिका और इसराइल वाला, तो ये दूसरे नकबा का आगाज़ हो सकता है। गजा में 8 ट्रक्स पर, मदद से भरे ट्रक्स पर इसराइल ने स्ट्राइक कर दी, जिसमें 6 सिक्योरिटी गार्ड्स जान से गए। गजा के दीर अल-बला इलाके में इसराइली स्ट्राइक्स ने 6 फ़लस्तीनी गार्ड्स की जान ले ली जो 8 ट्रक्स की हिफाजत कर रहे थे, मदद से भरे ट्रक्स की हिफाजत कर रहे थे, कहीं लूट मार ना मच जाए। ये ट्रक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वेयरहाउस तक मदद पहुंचाने जा रहे थे। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक जब कुछ हथियारबंद लुटेरों ने 8 से भरे हुए ट्रक्स पर लूटमार शुरू कर दी, ये हथियारबंद लोग थे, आम लोग नहीं, हथियारबंद थे, ये पेशेवर लुटेरे थे जिन्होंने लूटमार शुरू कर दी अनादोलू के मुताबिक और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो गार्ड्स ने उन लुटेरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त इसराइल ने हवाई हमला कर दिया। बम्बार्डमेंट में सिर्फ गार्ड्स नहीं बल्कि आम लोग भी निशाना बने। जब एम्बुलेंस वहां पर जख्मियों को बचाने पहुंची तो उनकी गाड़ियों पर भी फायरिंग की गई। ऐसा क्यों? गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने इस हमले को शदीद तौर पर कंडेम किया, उसकी मजम्मत की है। ये इसराइली साजिश है, उन्होंने कहा ये इसराइली साजिश है। वो भूख को हथियार बनाकर गजा में इंसानी मदद को फेल करना चाहते हैं। ये वाकया गजा में इंसानी क्राइसिस को और ज्यादा गहरा कर रहा है, जहां ना रोटी है, ना पानी, ना दवा और ना अबेड की हिफाजत करने वाला कोई और शख्स महफूज है। हर चीज लुटी पिटी है। आखिर लुटेरों को रोकने वाले गार्ड्स पर इसराइल ने हमला क्यों किया? क्या वो चाहता है कि मदद लुट जाए और लोग भूखे ही रहें और मजबूर होकर गजा को छोड़कर डिस्प्लेस हो जाए हमेशा के लिए? ये सवाल कई वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर उठाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट आई की हेडलाइन के नीचे अगर आप देखेंगे तो यही सवाल है, पहले पैराग्राफ में यही सवाल है कि इसराइल लुटेरों की मदद कर रहा है। क्या उन्होंने सवाल नहीं पूछा, उन्होंने तो सीधा क्लेम किया है। यहां तो हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं क्लेम बहुत बुरा लग जाता है। रोटी के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गजा की बेकरी के बाहर भीड़ नुमाया है। सोशल मीडिया पर दिखाए गए वीडियोस में गजा के लोग एक बेकरी के बाहर जमा हैं जहां थोड़ा सा आटा पहुंचा है एड डिलीवरी के जरिए। अब यहां रोटियां बनी, लोगों को पता चला, पता तो चलता है, ऐलान करवाया जाता है। लोग वहां हजारों की तादाद में रोटी लेने पहुंच गए क्योंकि कई हफ्ते से भूखे थे। लोगों का कहना है कि हर चीज़ की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत रोटी की है। बेकरी में जैसे ही
फ्लोर डिलीवर हुआ, आटा डिलीवर हुआ, वहाँ लंबी लंबी कतारें लग गईं और लोग घंटों तक चंद रोटियों की आस में इंतज़ार करते खड़े रहे। सैकड़ों को रोटियां मिल गईं और हज़ारों लोग खाली हाथ लौट गए। एड डिलीवरी अभी भी बहुत धीमी है, लेकिन गजा के लोगों के लिए यह थोड़ा सा आटा भी उम्मीद की किरण बन गया है। गजा को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दो, ये एक अमेरिकन कांग्रेसमैन का जहर उगलता बयान है। वो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ही कांग्रेस यानी कि अमेरिका की संसद का मेंबर है, ठीक है, रुकने पार्लिमान है। अमेरिका के नए रिपब्लिकन कांग्रेसमैन रैंडी फाइन ने जो बयान दिया है उसकी हर तरफ से शिद्दत से मजम्मत हो रही है। फॉक्स न्यूज चैनल पर बात करते हुए रैंडी फाइन ने कहा, या तो अमेरिका या इसराइल किसी एक को गजा पर हिरोशिमा जैसा न्यूक्लियर हमला करना चाहिए। उसने गजा का मुकाबला वर्ल्ड वॉर 2 के जापान से किया और कहा कि हिरोशिमा नागासाकी जैसा कुछ होना चाहिए ताकि जंग खत्म हो। ये कभी नहीं कहेंगे कि ये चीज़, हम नहीं कहते, ये नहीं कहेंगे कि ये इसराइल के साथ हो जंग खत्म करने के लिए। बाइडेन कहते कहते चले गए, जंग खत्म हो। डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहे हैं, जंग कौन चलाए पे। ये बात उसने उस वक्त कही जब वाशिंगटन डीसी में इसराइली एम्बेसी के 2 स्टाफर्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद रैंडी फाइन को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए और ये ऐसी बयान देने के लिए मशहूर है। इसने कहा कि गजा का हल सिर्फ एक ही है, जो भी मुस्लिम टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसका टोटल सरेंडर हो। मतलब अब गजा के लोगों के खिलाफ सिर्फ जंग नहीं बल्कि न्यूक्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का भी ख्वाब देखा जा रहा है। इंसानियत, इंसाफ और अकल सब कुछ सियासत की आग में जला दिया गया है। अब बात सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने यह कहा है कि फ़लस्तीन को मुल्क के तौर पर तस्लीम करना बेहद ज़रूरी है। ये कदम अमन की शुरुआत होगी, इसके बिना अमन मिडिल ईस्ट में नहीं आ सकता। जब फ़लस्तीन अलग रियासत बनेगा अमन तभी कायम होगा। ये ठोस बयान सऊदी अरब ने दिया। सऊदी अरब ने यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में ये कहा है कि फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करना मिडिल ईस्ट में अमन लाने के लिए स्ट्रेटजिक ज़रूरत है। ये बात उस वक्त सामने आई जब सऊदी अरब और फ्रांस अगले महीने की शुरुआत में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मिलकर करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिसका मकसद इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग को ख़त्म करने के लिए 2 रियासती हल को जल्द ही अमल में लाना है। इसराइल के गजा पर नए हमलों की वजह से दुनिया भर में गुस्से का माहौल बना हुआ है और सऊदी अरब की एक कोशिश इस गुस्से को अमन में बदलने की कोशिश है। मैंने आपको कल ही के बुलेटिन बताया था, नेतन्याहू इस वजह से भी गुस्सा है जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से, क्योंकि और कनाडा से। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इन सब से कि भैया, ख़ास तौर से फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा से कि ये जो हैं कहीं अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम ना कर लें फ़लस्तीन को। उसने कहा भी फ़लस्तीन अगर अलग मुल्क बन गया तो ये इसराइल के लिए ख़तरा होगा। नेतन्याहू ने कल ही कहा था। इसीलिए ये जो बयान है और अगले महीने जो मीटिंग होने जा रही है वो वाकई अगर सीरियस है और उसमें कुछ सीरियस आउटकम आता है तो वाकई ये इसराइल के लिए और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे लोगों के ख्वाब के लिए बड़ा झटका होगा। अब बात ईरान की। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि रोम में कल हुई इनडायरेक्ट टॉक्स अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल रही हैं। ये गुफ्तगू 3 घंटे से ज़्यादा चली, जिसका इंतज़ाम इटली के दारुल हुकूमत रोम में हुआ और ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने इसमें मीडिएशन किया। उन्होंने ही किया। अरागची ने कहा कि हमारी पोजीशंस बिल्कुल क्लियर है और हम उन पर कायम हैं। उनका कहना था कि अब अमेरिका को भी ईरान का मौक़िफ़ बेहतर और वाज़ेह तौर पर समझ आ गया है कि हम चाहते क्या हैं। रोम जाने से पहले भी अब्बास अरागची ने 2 टूक लफ्ज़ों में कहा था कि ज़ीरो न्यूक्लियर वेपन्स पर तो हम डील कर लेंगे। अगर आप तुम ये चाहते हो, आप या तुम, कि हम न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं, ओके, हम डील कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट ज़ीरो कर दें तो कोई डील नहीं होगी। बम नहीं बनाएंगे, बम बनाने का सामान बनाएंगे। अमेरिका को यही तो हवा जो गर्म है। ईरान ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है कि वो अपना हक कभी नहीं छोड़ेगा और यूरेनियम एनरिचमेंट का हक उसका लेजिटिमेट राइट है। अब कुछ रैंडम खबरें यहाँ से जल्दी। गजा में फिर से कल शाम रॉकेट फायर किया गया और कल रात के वक्त
اور وہ اسے IF نے یعنی اسرائیلی ایئر فورس نے انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو غزہ سے لگتے بارڈر ایریا ہیں اسرائیل کے قبضے میں، وہاں سائرن بجنے لگے۔ دیکھیے غزہ کے جو ریزسٹنس موومنٹ ہیں ان کے پاس ہتھیار ختم ہی ہیں لگ بھگ، تو کبھی کبھی کئی دنوں میں 1 2 یا 3 یا 4 راکٹ فائر کرنے کی جو ہے وہ بات سامنے آتی ہے۔ یہ ایک راکٹ تھا سنگل جو انہوں نے فائر کیا تھا۔ خیر بڑھتے ہیں آگے۔ سیریا کی گورنمنٹ نے جو ہے فلسطینی فیکشنز جو وہاں پر موجود ہیں ان پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ آئی ہے، رپورٹ چھاپی دی جیروسلم پوسٹ نے۔ سیریا کی اسٹیٹ ایجنسی نے یا سیرین حکومت نے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ تہران بیگڈ فیکشن لیڈرز رپورٹڈلی فلیڈ ڈیمسکس امڈ ریجیم ہیرسمنٹ اینڈ پراپرٹی سیجرز، کہ ایران سے جن کو طاقت ملتی تھی یا ایران جن کے پیچھے تھا، وہ فیکشن لیڈرز جو ہیں، وہ ریزسٹنس لیڈر تو بھاگ گئے دمشق چھوڑ کر، اور انہیں کیونکہ ہیرسمنٹ کا ڈر تھا اور انہیں ڈر تھا اور ان کی پراپرٹی بھی سیج ہو رہی تھی۔ لیکن سیرین گورنمنٹ نے اب جو فلسطین کے ریزسٹنس موومنٹ ہیں جنہیں ٹیرر گروپس کہتے ہیں، ان پر ناکے بندی یا ان پر نکے لگانا شروع کر دیا ہے۔ اور اس میں حماس نہیں ہے، بتایا کہ حماس پہلے کبھی ایکٹیو ہوا کرتا تھا، لیکن جو ابھی بھی وہاں پر ایکٹیو ہیں وہ فلسطینی اسلامک جہاد جسے PIJ کہتے ہیں، پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن جنرل کمانڈ یعنی PFLP-GC، اور کچھ اور چھوٹے ونگز گروپس ہیں۔ ان کو بتایا کہ ان پر سختی یہ الشرا کی حکومت نے کی، لیکن ابھی تک اس حکومت نے اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ پہلے بھی اسرائیلی میڈیا نے ایسا کہا تھا تو سیریا کی حکومت نے اسے ڈینائی کر دیا تھا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن فی الحال آگے بڑھتے ہیں سر۔ جرمنی کے آفیشلز نے ایک ارسٹ وارنٹ ایشو کیا ہے حماس کے ایک آفیشل کے خلاف۔ یہ یورپ میں ہی رہتے تھے، جرمنی میں ہی، برلن میں، اور پہلے بہت سال تک لنڈن میں رہا یہ بندہ۔ اس کا نام ہے ماجد الزیر۔ ان پر الزام یہ ہے کہ یہ حماس کے لیے فائننس جو ہے وہ مہیا کراتے ہیں، پیسہ وغیرہ مہیا کراتے ہیں، اور جو یورپ میں ایکٹیویٹیز ہیں ریزسٹنس موومنٹ کی یا کچھ وائلنٹ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے لوگ، ان پر الزام ہے کہ ان کو کرنے کے لیے یہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ تو فی الحال اس بندے کے خلاف جو ہے وہ ارسٹ وارنٹ نکالا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے 6 مہینے کا ویور جو ہے وہ پرپوز کیا ہے، ایسی خبر ہے۔ آفیشلز نے اس بارے میں بتایا ہے کہ سیریا پر سے سینکشنز ہٹانے کی جو بات کہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس سلسلے میں پہلی کڑی میں 6 مہینے کے لیے میجر پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ 50 سال سے سیریا پر پابندیاں تھیں، صرف بشر نہیں، ان کے والد کے زمانے سے بھی سیریا پہ بڑی پابندیاں تھیں، اور انہی بڑی پابندیوں کو 6 مہینے کے لیے ہٹا کر ایک ڈیمو کے طور پر دیکھا جائے گا۔ سب کچھ صحیح چلا، الشرا کی چلن صحیح رہا تو پھر وہ پابندیاں آگے بھی ہٹائی جاتی رہیں گی۔ خیر سوڈان سے خبر ہے، سوڈان کی آرمی نے ایک اور باغیوں کے کنٹرول سے ایک اور علاقہ چھین لیا ہے، اور اس شہر کو کہتے ہیں الدبائبت۔ تو یہاں پر یہ ساؤتھ کوردوفان اسٹیٹ میں آتا ہے۔ اس علاقے کی اسٹریٹجک ویلیو بہت ہے، لہٰذا اس پر قبضہ کرنا، اس کو جیت لینا یا اس کو پھر سے اپنے کنٹرول میں لے لینا سوڈانی آرمی کے لیے ایک بڑا موو ہے، اور وہ لگاتار آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ فیس بک پیج ہمارا آزاد بول انڈیا نام سے، اس کا اس ویڈیو میں نہیں تو پچھلے ویڈیو میں آپ کو لنک ضرور مل جائے گا، پہلے ہی کمنٹ پن کیا ہوگا، اسے جا کر فالو اور شیئر کریں۔ سلامت رہیے۔